हाय माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको नमस्ते। आज का जो वीडियो है ये स्पेशली 12th स्टैंडर्ड के लिए है। एज यू कैन सी द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, लेकिन बाकी सब भी सुन सकते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो मेन पर्पस है इकोनॉमिक्स बनाने के पीछे, उसके स्टडी के पीछे, वो यही है कि आप हेल्दी भी रह सको और वेल्दी भी रह सको। क्योंकि हिंदी में इसको अर्थशास्त्र बोलते हैं, जो डायरेक्टली कनेक्ट होता है पैसे से, लेकिन इससे आप हेल्थ भी और वेल्थ दोनों फिट रख सकते हो। डिपेंड्स आपको कहाँ तक सेटिस्फाइड होना है, तो उसके लिए भी आप सुन सकते हैं। इसको मैं, ये जो आज का टॉपिक है, इसको मैं संतवाणी भी बोलता हूँ। वेरी डीप नॉलेज दे है। सो लेट्स बिगिन विद टॉपिक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। नाउ व्हाट इज दिस लॉ? लॉ मीन्स क्या है? यही लॉ जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है कि अगर किसी ने मर्डर किया है तो 302 के तहत फांसी मिलेगी। उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। कुछ गलत काम किया है, चीट किया है, तो 420 के तहत सजा मिलेगी। तो ये लॉ होते हैं कि ऐसा करोगे तो वैसा होगा। तो वैसे ही इकोनॉमिक्स के भी कुछ लॉ है कि ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा। वो क्या है लॉ, वही हम डीप स्टडी करेंगे यहाँ पर। लॉ, वैसे तो 3 लॉ यहाँ पर मेंशन किए इकोनॉमिक्स में। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी विच वी आर गोइंग टू स्टडी। द नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। तो लेट्स बिगिन विद दिस। तो इकोनॉमिक्स में भी ऐसे लॉ हैं। तो फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। थोड़ा हम इसका मीनिंग ले लेते हैं कि क्या है ये, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइव एग्जांपल जो रोज़मर्रा की लाइफ में आता है, तो आपको वो इजीली समझ में आ जाएगा। एग्जांपल से हर चीज़ बहुत इजीली समझ में आ जाती है। तो डिमिनिशिंग मतलब रिड्यूस होना, कंटिन्यूसली कम होते जाना। मार्जिनल मतलब एडिशनल यूनिट, एडिशनल यूनिट। और यूटिलिटी मीन्स पावर और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप जो भी चीज़ आप यूज़ करते हो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, कुछ भी, फॉर एग्जांपल मैं चॉक यूज़ करता हूँ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, मुझे लिखने के लिए चाहिए वो, कभी कभी स्टूडेंट्स के लिए भी, लेकिन हमें लिखने के लिए चाहिए। तो वो जो यूटिलिटी है वो बताना चाहते हैं कि एडिशनल यूनिट के साथ, कि मेरे पास 1 चौक, 2 चौक, 3 चौक, ऐसा जो एडिशनल और आती जाएगी, एक्स्ट्रा जो आती जाएगी, तो उससे उसकी यूटिलिटी जो है, जो सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रहा है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, बोल रहे, वो रिड्यूस होता है। आप फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एक थर्स्टी पर्सन का एग्जाम्पल ले सकते हो। प्यासा इंसान, प्यास लगी है, पानी चाहिए, तो उसको एक स्टार्टिंग में जो ग्लास ऑफ वाटर दोगे उससे उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा एज कंपेयरिंग टू सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर, थर्ड ग्लास ऑफ वाटर। धीरे धीरे उसका सेटिस्फेक्शन कम और लास्ट में वो शांत हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हाँ भाई पेट भर गया, बस और पानी नहीं चाहिए। तो ये है कि जैसे जैसे एक्स्ट्रा यूनिट लोगे, पहले क्लास से सेटिस्फेक्शन मिलेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको बहुत प्यास लगी है तो काफ़ी हद तक वो प्यास बुझा देगा, तो सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा, यूटिलिटी बहुत ज़्यादा मिल गई। लेकिन सेकंड से भी यूटिलिटी मिलेगी अगर आपको थोड़ी प्यास बच गई है तो, लेकिन धीरे धीरे यूटिलिटी कम होती जाएगी। दैट्स वाई दे हैव रिटन डिमिनिशिंग, मतलब कम हो रहा है, लेकिन एक ही से नहीं, नेक्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट से। अब इसमें क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक कंपोनेंट्स। मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी छोटा टॉपिक नहीं है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। इसमें अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है फॉर स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन आता है कि जस्ट एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, then you have to write 5 points at least. Introduction, statement of law, schedule or we can say table, and then graph, and then assumption, conditions. स्टार्टिंग के छोटे छोटे ये तो मैं बता देता हूँ, और भी वैसे पॉइंट है, एक्सेप्शन और क्रिटिसिज्म्स, ये भी आते हैं, अलग अलग पूछ सकते हैं। मेन लेकिन ये 5 टॉपिक है, वो आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी के अगर क्वेश्चन आता है तो वो लिखना पड़ेगा। तो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको सिर्फ बताना है कि ये किसने इंट्रोड्यूस किया है। वैसे एज अ इंडियन आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स जो है, अर्थशास्त्र जो है, वो किसने लिखा था? चाणक्य जी ने। अर्थशास्त्री वही थे, आज भी फेमस पर्सनैलिटीज़ में उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है अर्थशास्त्री में, चाणक्य। स्टूडेंट्स उतना बुक पढ़ते हैं लेकिन उनको जरूर उनकी बुक पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छा नॉलेज है उसके अंदर। चाणक्य के अंदर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर दिया है, लेकिन मेन जो फेमस हुए हैं वो इकोनॉमिक्स के लिए, अर्थशास्त्री ही कहा जाता है उनको। इस बार 11th की बुक में भी इकोनॉमिक्स में स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था उनके बारे में। लेकिन और भी लोग हैं जिन्होंने इसमें और ज़्यादा स्टडी की और नॉलेज निकाल के लेकर आए। तो इंट्रोडक्शन में हमें वही बताना है कि ये लॉ किसने इंट्रोड्यूस किया। तो हम बताएंगे इसमें कि दिस लॉ इज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है। थोड़ा सा 3 to 4 लाइन्स लिखनी है हमको, बहुत सिंपल सी, कि दिस लॉ इज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। ही हैड पब्लिश हिज बुक in 1890 and the name of that book was Principle of Economics. So you can write this law is introduced by Dr. Alfred Marshall in his books Principle of Economics, which was published in 1890.
अब उसमें आपको थोड़ा सा ये बताना पड़ेगा कि एक्सप्लेन क्या किया है उसमें, डिटेल में मत बताओ लेकिन इंट्रोडक्शन में थोड़ा तो बताओ। देन यू कैन राइट ही हैज़ एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ अ कॉमन कंज्यूमर। एक कॉमन पर्सन जो है, कॉमन कंज्यूमर जो है, उसका बिहेवियर कैसा होता है, चीज़ों को कंज्यूमर है तो कंज्यूम को लेकर उसका बिहेवियर कैसा होता है उसके बारे में एक्सप्लेन। तो बस इतना सा लिख सकते हो कि हैज़ एक्सप्लेन दी कंज्यूमर्स बिहेवियर और बिहेवियर ऑफ अ कॉमन कंज्यूमर। बस इतना इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ लॉ में। ये तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, वो सेम टू सेम भी लिख सकते हो आप, सेम टू सेम लिखेंगे तो अच्छा है, उनको भी इंट्रीब्यूट हो जाएगा, उन्होंने वो लाइन दी। लेकिन मैं आपको उसका मीनिंग बता दूँ, उसमें उन्होंने यही बताया है कि अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट। मतलब जब ये लॉ के बारे में स्टडी करो तो बाकी सब चीज़ें साइड में रख दो, आपकी अर्निंग क्या है, आप कहाँ से हो, वो सब चीज़ें नहीं, महंगाई कितनी है, क्या चल रहा है इकोनॉमी में, वो सब साइड में, सीधा एक ही चीज़ पे उन्होंने कांस्टेंट यहाँ पर फोकस किया है, कंसंट्रेशन किया है। पहले अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट लिखना है आपको ये, और फिर उसके बाद बताना है कि एज द कंजम्पशन इंक्रीजेस, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है, वही वाटर वाला एग्जांपल देख सकते हो आप कि जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होगा मार्जिनल यूटिलिटी, एज द कंजम्पशन इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी, इसका मीनिंग आप विद इन ब्रैकेट यू कैन राइट सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम एक्स्ट्रा और एडिशनल यूनिट डिक्रीजेस। मतलब कंजम्पशन बढ़ेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो धीरे धीरे क्या होगी, रिड्यूस। वही एग्जांपल समझ सकते हो, समझने के लिए वाटर वाला एग्जांपल। उसके बाद हमको बनाना पड़ेगा शेड्यूल, तो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिए हैं टाइम सेव करने के लिए शेड्यूल टेबल, उसको हम बनाएंगे और कुछ सिंपल से नंबर लेने जो इजीली याद रहें, और ये ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जिस लॉ को अच्छे से समझना है तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने 2 कॉलम बनाए हैं। फर्स्ट यूनिट, जिसमें हमने आज का फलों का राजा ले लिया है, हमारा किंग ऑफ द फ्रूट मैंगो, कि 5 मैंगो, 1 2 3 4 5, ओके। ये फर्स्ट मैंगो, ये सेकंड मैंगो, थर्ड मैंगो, 3 मैंगो नहीं है, थर्ड मैंगो, फोर्थ मैंगो और फिर फिफ्थ मैंगो। और उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, देखो सेटिस्फैक्शन हम नंबर्स में नहीं बता सकते, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है फिर धीरे धीरे कम होते चलता है, उसके लिए हमने यहाँ नंबर्स लिए हैं। तो फर्स्ट हमने नंबर लिया है यहाँ पर 12, फिर उसके बाद लिया है 6, 3, 0 और -3। आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, लेकिन वो डिक्रीज होना चाहिए, 0 पे आना चाहिए और नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि यही रियलिटी में होता है। इसी को मैं यहाँ इसी टेबल के थ्रू मैंने यहाँ पे लिखा भी है, संतवाणी यही मेन है यहाँ पर, जो संतों का नॉलेज भी यहाँ पर बताया जाता है डीप। और वो ये है कि एज द फर्स्ट एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे कि एक पर्सन को बिठाया है, मैंगो खाना है और कोई काम नहीं करना है, तुमको फिलहाल उस पर फोकस करो, भूख लगी है, मैंगो खाना है, तो क्या होगा, उस कॉमन पर्सन का, कॉमन कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होगा, हाउ ही विल बिहेव, वो इसमें बताया जाएगा कि अब उसको फर्स्ट यूनिट मैंगो की दो। व्हेन द फर्स्ट यूनिट ऑफ मैंगो इज गिवन टू अ पर्सन, द मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब जो उसको यूटिलिटी मिली दैट इज 12, मतलब ज़्यादा है। सेकंड, व्हेन द सेकंड यूनिट इज कंज्यूम, मार्जिनलिटी कितनी लिखी है 6, मतलब क्या होगी, डिक्रीज, एंड सो ऑन। ये टेबल बनाने के बाद हमको एक्सप्लेन करना है कि दिस टेबल शोज दैट व्हेन फर्स्ट मैंगो इज कंज्यूम्ड द यूटिलिटी इज 12, व्हेन द सेकंड मैंगो इज कंज्यूम्ड द यूटिलिटी इज 6, दिस शोज एज द कंजम्पशन इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस। जो एक्स्ट्रा मैंगो से जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम, और पेट भर रहा है उसका, धीरे धीरे कम। अब वो धीरे धीरे तो यही होता है कि जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं है और उसकी हमें बहुत ज़रूरत है, स्पेशली ज़रूरत, नीड, सबसे पहले नीड इंपॉर्टेंट होते हैं। कोरोना में भी क्या हो रहा है, जो नीड है वही शॉप खुली है, बाकी सब नहीं। जो मोस्ट इसेंशियल गुड्स है, अत्यावश्यक सेवा, सर्विस भी वही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुड्स भी वही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट भी नहीं, जो मोस्ट नीडेड है, चाहिए, ज़रूरत है जिनकी, डिज़ायर नहीं। तो जैसे जैसे जब तक हमारे पास कोई चीज़ नहीं है और हमको उसकी ज़रूरत है तो हमें बहुत क्रेज रहता है उसका, जब तक नहीं मिला कि यार ये चाहिए, यार ये तभी अच्छा लगेगा, तब मज़ा आएगा, तभी लाइफ में मज़ा आएगा। लेकिन जैसे वो चीज़ मिल जाती है और धीरे धीरे वो और ज़्यादा होती जाती है, तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो धीरे धीरे क्या होता है, सेटिस्फैक्शन नहीं बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी जो है, उस चीज़ से जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट से, वो धीरे धीरे कम होते जाता है और एक लेवल पे वो 0 हो जाता है। अब उस चीज़ में हमें मज़ा नहीं है। कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो आप, जब टीवी नहीं थे लोगों के पास, दूसरों के घर के बाहर बैठ के देखते होंगे, जिन्होंने देखा होगा बड़ा अच्छा लगता था टीवी प्रोग्राम देखना, लेकिन जब खुद के घर पे आ गया 100 चैनल देखने, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, छोड़ के बाहर घूम रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या फिर कुछ और, बहुत कम ना के बराबर, फिर बाहर की दुनिया देखने लगते हैं, वरना पहले टीवी की दुनिया की देखनी है पूरी।
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो धीरे धीरे कम होता है। और फिर जीरो, जीरो का मतलब यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी करना है कि व्हेन द फोर्थ मैंगो इज कंज्यूम द मार्जिनलिटी इज जीरो, मीन्स द पर्सन इज टोटली सेटिस्फाइड। लेकिन सेटिस्फाइड होने के बाद भी अगर आप वो चीज़ लोगे, मतलब पेट भर गया है लेकिन आँख नहीं भर रही है, और चाहिए और चाहिए, तो क्या होगा, माइनस, नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाएगी। इसको बोलते हैं नेगेटिव यूटिलिटी। यही इंसान कर रहा है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है लो, लेकिन बहुत ज़्यादा कलेक्ट मत करो, नहीं तो धीरे धीरे उसका सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थोड़ी डीप बात है, इसको और आगे एजम्पशन के थ्रू और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन ये है, इसलिए इकोनॉमिक्स में दिया है। तो जीरो, तो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है कि एज द कंजम्पशन इंक्रीजेज मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस, और व्हेन फोर्थ यूनिट इज कंज्यूम द मार्जिनलिटी इज जीरो, मतलब पर्सन इज टोटली सेटिस्फाइड। फिर भी उसके बावजूद उसको फिफ्थ यूनिट दे दी, तो उससे जो यूटिलिटी मिलेगी उसको वो नेगेटिव हो जाएगी। अब उसको चीज़, वो मैंगो भी उसको बहुत खराब लगेगा। अगर आपने इफ़ यू ऑब्जर्व व्हेन यू स्टार्टेड टू कंज्यूम गुड्स कंटिन्यूसली, तो उसके बाद वो लास्ट एक पेट भरने के बाद भी अगर वो चीज़ दोगे तो वो उस चीज़ से नफरत हो जाती है, और वो देने वाले से भी नफरत हो जाती है कि बस करना नहीं चाहिए, और क्वालिटी हो जाएगी नहीं, तो वो चीज़ से नफरत होना शुरू हो जाए, जो चीज़ आपको बहुत पसंद है, अगर वो एक्सेस में जाएगी। तो यही इकोनॉमिक्स है, सप्लाई ज़्यादा ख़त्म, ऑर्डर का वही होता है, कोई केयर नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इतना लिखेंगे, और इसके बाद हम लोग इसी की हेल्प से ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे देख लो, ऐसे से है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर, एक मिनट, मैं चौक से ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ ग्राफ बनाना कैसे है। ऐसे आप देख सकते हो 0, 3, 6, 9, 12, 15, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया है, यूटिलिटी कितनी थी 12, तो 12 से 1 पे लेके जाओ। फिर उसके बाद सेकंड कितना था, सेकंड यूनिट पे यूटिलिटी कितनी थी 6, तो ऐसे ड्रॉ करते जाएंगे। सेकंड पे 6, थर्ड पे 3, और फोर्थ पे 0। आप इसको राउंड कर सकते हो यहाँ पे, और यहाँ नीचे -3 शो करना है, नीचे यहाँ -3 शो करना है। लाइक दिस यू कैन ड्रॉ मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, हम इसको भी एक्सप्लेन करना है कि ऑन एक्स एक्सिस वी मेजर यूनिट विच वी आर कंज्यूमिंग और कंज्यूम, और मैंगो भी लिख दो। और ऑन वाई एक्सिस वी मेजर मार्जिनल यूटिलिटी, दिस यू हैव टू राइट। देन as the schedule or table, the information given in the table or schedule is plotted on the graph, we got marginal utility curve। ये बताना है कि marginal utility curve मिला। और अब हम इसमें और भी बहुत बातें बताएंगे कि this marginal utility curve slopes downward, नीचे की तरफ जा रहा है, slopes downward, it is called negative slope, and it also represent, this graph is also represent there is inverse relationship, कि यहाँ inverse relationship है किसके बीच में, कंजम्पशन और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। इनवर्स मींस एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज। अगर दोनों ही इंक्रीज होते हैं या दोनों ही डिक्रीज होते हैं तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप, और ये है इनवर्स रिलेशनशिप, एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज। सो ऐसे ग्राफ बना के एक्सप्लेन कर देने का हो गया, दैट्स इट। उसके बाद आ जाते हैं एजम्पशन। एजम्पशन मतलब होते हैं कंडीशन। एजम्पशन समझना बहुत जरूरी है, तभी ये लॉ जो है वो समझ में आता है, क्योंकि लॉ में कंडीशंस आ जाती हैं। तो ये वही कंडीशंस है कि इस लॉ को अगर हमें राइट प्रूव करना है कि जो बातें कही जा रही है कि जैसे जैसे अगर हम कंजम्पशन बढ़ता जाता है, चीज़ों को यूज़ करते जाते हैं, सेम चीज़ को यूज़ किए जा रहे हैं, तो हम उससे हमारा सेटिस्फेक्शन एक लेवल पे हम टोटली सेटिस्फाइड हो जाएंगे, और ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो नेगेटिव यूटिलिटी आना शुरू हो जाएगी, जिसको हम डिससेटिस्फेक्शन या नेगेटिव सेटिस्फेक्शन भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट है एजम्पशन में फर्स्ट पॉइंट जो है कंडीशन। तो ये कंडीशन आर नेसेसरी टू प्रूव दैट द लॉ इज राइट। उसमें जो बातें कही जा रही है वो सही है, वो प्रूव करने के लिए ये एजम्पशन बहुत जरूरी है। जिसमें फर्स्ट एजम्पशन है कार्डिनल मेजरमेंट। मैंने पहले ही बोला, एज आई सेड बिफोर, कि ये जो
मार्जिन यूटिलिटी है, और यूटिलिटी जो है इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन नंबर्स। नंबर्स में आप सेटिस्फेक्शन नहीं बता सकते हो कितना सेटिस्फेक्शन मिला, बस हाँ ज़्यादा मिला कम मिला ये बता सकते हो नंबर में नहीं। लेकिन इस लॉ को समझने के लिए नंबर से समझाना थोड़ा आसान होता है कि ज़्यादा कम क्या हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये लिया गया है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि मार्जिन यूटिलिटी कैन नॉट बी डिस्क्राइब, cannot be measured in numbers, but this law assumes that we can measure margin utility in numbers. Then this law can be easily understood, or this law will be proved valid. Next, rationality. जो पर्सन आप ले रहे हो, मैंने बोला ना इसमें भी पूरा फोकस आपको विजुलाइज यही करना है कि एक पर्सन बैठा है या खुद ही बैठ जाओ और 5 मैंगो रख दिए खाने के लिए। अब उसमें कंडीशन पहली कि हम उसको नंबर्स में मेजर करेंगे, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कि जो पर्सन बैठा है दैट शुड बी रैशनल। रैशनल का मतलब है नॉर्मल पर्सन होना चाहिए, रेसलर नहीं होना चाहिए। नहीं तो वो 5 मैंगो तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ चले गए, है ना, खली की डाइट मालूम है। तो रैशनल पर्सन लेना है, नॉर्मल पर्सन वो होना चाहिए। तो इसमें हम ये बताएंगे कि द पर्सन हु इज गोइंग टू कंज्यूम द मैंगोज और द पर्टिकुलर यूनिट, ही शुड बी अ रैशनल पर्सन, मीन्स नॉर्मल पर्सन होना चाहिए। और उसका जो मेन पर्पस है, हिज मेन पर्पस, हिज और हर मेन पर्पस शुड बी टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम दैट गुड्स। नेक्स्ट, रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी हियर दे आर टॉकिंग अबाउट साइज, क्यों जो उसकी साइज है, जो मैंगो है उसको एक रीजनेबल साइज का होना चाहिए। इट शुड नॉट बी टू बिग और टू स्मॉल। यहाँ पे वाटर का एग्जांपल काफी फिट बैठता है, मैंगो का भी ले सकते हैं लेकिन वाटर का काफी है कि आपको पानी पीना है, थर्स्टी हो तो गिलास से पीना है। यू शुड ड्रिंक वाटर बाय ग्लास नॉट बाय स्पून, नहीं तो लॉ इनवैलिड हो जाएगा। मतलब एक रीजनेबल साइज होनी चाहिए। तो मैंगो का भी बहुत ज़्यादा बड़ा मैंगो भी नहीं लेना है, बहुत छोटा भी नहीं लेना है, एक रीजनेबल साइज हो। रैशनल पर्सन हो तो साइज रीजनेबल होनी चाहिए, नहीं तो इसमें मेंशन कर अदरवाइज लॉ विल बी इनवैलिड। अगर आपने रीजनेबल साइज नहीं ली या रीजनेबल साइज की कमोडिटी नहीं ली तो। नेक्स्ट आ जाता है कंटिन्यूटी। कंपलसरी सारे पॉइंट्स हैं। कंटिन्यूटी मतलब आप जो मैंगो कंज्यूम कर रहे हो तो यू शुड कंज्यूम दी मैंगोज कंटिन्यूसली, मतलब देयर शुड नॉट बी गैप, टाइम गैप नहीं होना चाहिए। एक सुबह खा लिया मैंगो, एक दोपहर को खा लिया तो क्या होगा, सेटिस्फेक्शन वो डिक्रीज नहीं होगा। सुबह खा लिया, दोपहर को खा लिया, रात को तो फिर ज़्यादा ही सेटिस्फेक्शन, सारे राक्षस जाग जाते हैं, बहुत भूख लगती है रात को, कम खाओ। तो कंटिन्यूटी तो इसमें हम यही मेंशन करेंगे कि द कंज्यूमर, जो वहाँ पर कॉमन कंज्यूमर बैठा है, रैशनल पर्सन बैठा है, ही शुड कंज्यूम दिस लॉ एज्यूम दैट द पर्सन या द जो कंज्यूमर है, ही शुड कंज्यूम द मैंगोज कंटिन्यूसली, देयर शुड नॉट बी एनी टाइम गैप, देन दिस लॉ विल बी वैलिड। वो जो सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं वो धीरे धीरे कम होगा, गैप नहीं देना है ज़्यादा। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्स्टेंसी, मतलब देयर आर सर्टन थिंग्स शुड बी कांस्टेंट, जैसे उसकी लाइक, डिसलाइक, प्रेफरेंस, उसकी इनकम, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए। क्योंकि क्या अगर ये चीज़ें कम ज़्यादा होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसको मैंगो दिया है, उसको अच्छा लग रहा है लाइक, फिर बोलेगा नहीं मेरे को ये अभी पसंद नहीं, मेरे को दूसरा चाहिए, मतलब उसने लाइक अपनी चेंज कर दी, प्रेफरेंस चेंज कर दी, तो फिर लॉ इनवैलिड हो जाएगा। क्योंकि उसमें बोला गया है कि वो कंटिन्यूसली एक ही चीज़ होनी चाहिए, वो अलग अलग नहीं चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि एक मैंगो से जो उसको मिल रहा है, उसको दूसरा कोई फ्रूट आ गया तो उससे उसको और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी मिल सकता है, तो वो सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम होना चाहिए, ये इसमें लॉ में बताया गया कि कम होता है। तो उसके लिए कंडीशंस ये हैं कि कुछ चीज़ें कांस्टेंट, उसकी लाइक, प्रेफरेंस, उसकी इनकम भी कांस्टेंट होनी चाहिए। यहाँ पर उसको पकड़ के चलो कांस्टेंट, नहीं तो क्या होगा, जैसे गरीब आदमी है वो एक ही फ्रूट को 4 पीस करके खा लेते हैं और ज़्यादा खा ही नहीं सकते, उतने में सेटिस्फाइड होना पड़ेगा तुमको, नहीं भी होते तो भी हो जाओ, मान लो बस हो गया और नहीं मिलेगा, तो वो सब चीज़ें नहीं है, लॉ इनवैलिड हो जाएगा। सेटिस्फाइड तो वो ही नहीं बेचारा, इसमें सेटिस्फाइड और नेगेटिव तक जाना चाहिए, इसलिए ये सब चीज़ें कांस्टेंट। तो उसमें आप बता सकते हो क्या क्या कांस्टेंट होना चाहिए, लाइक, डिसलाइक, प्रेफरेंस, उसकी इनकम, ये सब। नेक्स्ट वन आ जाता है होमोजीनियस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। होमोजीनियस, जो चीज़ आप दे रहे हो, उसको जो मैंगो दे रहे हो वो होमोजीनियस होने चाहिए। होमोजीनियस मीन सिमिलर होने चाहिए, शेप, साइज, कलर, टेस्ट में वो सेम होने चाहिए। कलर ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ टेस्ट वगैरह में वो सेम होने चाहिए। नहीं तो पता चला पहला वाला मैंगो जो दिया वो थोड़ा रॉ है, कच्चा है, तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं लगेगा, तो सेटिस्फेक्शन इतना नहीं मिलेगा। सेकंड वाला बहुत मीठा, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, तो लॉ विल बी इनवैलिड। अगर वो होमोजीनियस नहीं हुआ, टेस्ट में वो सेम होना चाहिए, एकदम सेम तो कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो होगा लेकिन सेम, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। तो बता, फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर ये है कि वो जो कंज्यूमर है उसका एक ही यहाँ पर पर्पस होना चाहिए कि उसको उस चीज़ को कंज्यूम करना है, और एक ही पर्पस कि बस उसको सेटिस्फाइड होना है उस चीज़ से। वो अपनी एक सिंगल बॉन्ड, जिसको भूख लगी है वो सेटिस्फाइड करनी है, या जो भी कोई कमोडिटी वो यूज़ कर रहा है तो उससे उसको वो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, कोई एक ही पकड़ के चलनी है, एक ही
वांट एक ही यूज़ पकड़ के चलना है, मल्टी यूजेस गुड्स नहीं लेनी है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिसिटी ले ली, मोबाइल ले ली, उसको बहुत सारे नंबर ऑफ यूजेस है ना, वो नहीं, सिंगल यूज़ वाली, मतलब उसकी थिंकिंग उस टाइम पे सिंगल यूज़ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं सर मैं लिख रहा हूँ तो मेरा सिंगल यूज़ यही होना चाहिए कि मुझे लिखने के लिए ही यूज़ करना है, ये नहीं कि मैं इसको तोड़ के स्टूडेंट पे ही मार रहा है। इधर देखो नेक्स्ट वन डिविजिबिलिटी। यही दिस लॉ ऑल्सो एज्यूम्स, आप ऐसा लिख सकते हो, दिस लॉ एज्यूम्स दैट the commodity which we are consuming, which we are using, that should be divisible into smaller part, smaller part में डिवाइड होना चाहिए। जैसे आपको 2000 का चेंज ले सकते हो, 500 का, 100 का, 50 का, फ्रूट्स का भी आप उसको काट के छोटा कर सकते हो उसके स्मॉल स्मॉल पार्ट में, ताकि उसको यूज़ कर सको इजीली। एक साथ नहीं कर सकते ना, तो कुछ चीज़ें काट के, तो ये भी है कि वो जो भी चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हो वो स्मॉलर पार्ट में डिविजिबल होनी चाहिए, ये कंडीशन भी कंपलसरी है। देन these all conditions are applied, then this law will be proved valid, तब जाके ये वैलिड होगा, ये सारी कंडीशंस होंगी तब। अब इसमें हम आगे आ जाते हैं, तो ये चीज़ें जो जरूरी हैं लॉ को राइट प्रूफ करने के लिए, कंडीशंस हमेशा आती है हर चीज़ में, तो ये नेचर वाइज भी है कि आपके पास जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी, जो संतवाणी में बोल रहा हूँ, चीज़ें बढ़ती जाएंगी तो धीरे धीरे क्या होगा, ये चीज़ें समझना जरूरी है, नहीं तो सुखी कभी नहीं हो पाओगे, कितना भी कुछ होएगा दुखी ही रहोगे, और खुद दुखी सबको दुखी करके रखोगे, आसपास का वैसा ही और वैसा एनवायरनमेंट बना दोगे। तो नेचर वाइज भी है कि जैसे जैसे चीज़ें ज़्यादा बढ़ती जाएंगी तो उस चीज़ को देखा ना, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव भी आ गया, जीरो भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया, नेगेटिविटी में चले गए ज़्यादा गए तो उतना नहीं जाना है। नेक्स्ट में आ जाते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब जिन चीज़ों पे लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब कितनी भी कंडीशन बोलो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे लॉ एप्लीकेबल होगा ही नहीं, तो एक्सेप्शन मीन्स दोज थिंग्स ऑन विच लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। तो जैसे हम फर्स्ट वन ले लेते हैं हॉबीज़, अगर किसी को क्रिकेट खेलने की हॉबी है तो चाहे एक ही बॉलर है वही बॉल डाले जा रहे हैं कितनी बार, क्रिकेट वाले खेलने को बहुत मजा आता है, उसकी हॉबी है, जिसकी बॉलिंग हॉबी है उसको बॉलिंग करने में बहुत मजा है, उसको फर्स्ट ओवर में भी उतना ही मजा आएगा, सेकंड में और ज़्यादा मजा आएगा, और ज़्यादा मजा आता है जिनकी हॉबी है उन्हीं को, क्योंकि हॉबी वाली चीज़ ऐसी हम जितना ज़्यादा कर लेंगे हमारा मन नहीं भरता है, चाहे कितनी भी सेम एक ही चीज़ हो, एक ही सॉन्ग पता नहीं कितनी बार सुन रहे हैं, आह क्या मजा आ रहा है, 2 बार 3 बार, जिनको हॉबी है उन्हीं के लिए एक ही सॉन्ग बहुत बार सुनते हैं, बहुत मजा आता है, सेकंड टाइम जब सुनेंगे तो ऐसा नहीं कि कम हो जाएगा, प्लेजर बढ़ता ही जाता है। तो हॉबीज ऐसी है, लिसनिंग म्यूजिक, रीडिंग बुक्स, प्लेइंग क्रिकेट, गेम्स वगैरह जो भी है, तो इसमें बता सकते हो कि द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन हॉबीज बिकॉज फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट जो पर्सन है he gets more and more satisfaction, his satisfaction does not diminishes। next one drunkards मतलब लिकर पीने वाले, उनको भी drunkards get more and more satisfaction from every additional peg additional unit लिख लेना, ब्रैकेट में पैग लिख देना, उनको और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, कम नहीं होता है जब तक पूरे टोन नहीं हो जाएंगे। ड्रंकार्ड्स, हाँ नॉर्मल पर्सन नहीं बोले यहाँ पे, ड्रंकार्ड्स तो सेटिस्फेक्शन कम नहीं होता है यहाँ पे, मतलब कि पहला पिएंगे हाँ ठीक है अच्छा लगा, दूसरा हाँ बहुत अच्छा लगा, तीसरा और अच्छा, तो डिक्रीज नहीं हो रहा, तो जिन चीज़ों में डिक्रीज नहीं हो रहा है तो एक्सेप्शन है। नेक्स्ट आ जाता है माइजर्स, कंजूस लोग, कितना भी पैसा दे दो, कितना भी पैसा दे दो या कितनी भी चीज़ें दे दो, सेटिस्फाइड नहीं होने वाले, और आने दे और आने दे, उन्हें चाहे वो मर जाएंगे, वो यूज़ नहीं कर पाएंगे वो चीज़ें, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं होते, और हमारा लॉ है कि सेटिस्फाइड होते हैं, नॉर्मल पर्सन होगा वो सेटिस्फाइड हो जाएगा एक लेवल पे आके। नेक्स्ट वन है, तो उसमें वही लिखना है कि पीपल who are misers, they does not satisfy with money or other things, they want more and they get more and more satisfaction। उसके बाद आ जाता है पावर, कुर्सी का पावर, जो पावर आती है ना नई हाई पोस्ट मिलती चलती है, पीएम की पोस्ट वहाँ तक पहुँच के, तो पावर के लिए भी जो क्रेज रहता है लोगों के अंदर वो भी डिक्रीज नहीं होता है। जैसे उनको एक पीएम की पोस्ट पे बैठा है, अगले बाद में भी 5 साल के बाद भी मुझे चाहिए, सेम पोस्ट मिल रही है वो चाहिए, नहीं छोड़ना चाहते, तो ऐसे ही सेम पोस्ट होगी उसको भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो मिल ही नहीं रही है वही चाहिए वही कुछ। तो पावर के लिए भी जो क्रेज है, जो सेटिस्फेक्शन, वो लोग सेटिस्फाइड होते ही हैं। अब उनको हम एबनॉर्मल बोल सकते हैं कंडीशन के हिसाब से, तो वही है, लेकिन नहीं सेटिस्फाइड होते हैं लोग, तो वो भी इसमें बताओ कि डिक्रीज नहीं होता। फिर मनी से तो लगभग बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड होते हैं क्योंकि उसके बहुत सारे यूजर्स हैं, तो सेटिस्फाइड जल्दी होते ही नहीं है। तो इसमें ये बता सकते हो कि मनी से जो यूटिलिटी है मोस्ट ऑफ द पीपल सेटिस्फाइड नहीं होते। कुछ लोग हो जाते हैं कि हाँ ठीक है इतना होना चाहिए मेरी ज़रूरत के हिसाब से,
साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना रहे। वो सेटिस्फाइड हो सकते हैं नॉर्मल पर्सन। यही है कि थोड़ा ज्ञान भी चाहिए, संतवाणी भी, और साथ में थोड़ा अपना दिमाग भी चाहिए। तो मनी, इसमें बता सकते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल डज नॉट सेटिस्फाइड विद मनी, फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट दे गेट मोर एंड मोर सेटिस्फेक्शन। तो ये सब चीज़ें हैं। अब मेन नेक्स्ट पे आ जाते हैं, लास्ट टॉपिक, क्रिटिसिजम्स। एक क्रिटिक्स डिपार्टमेंट होता है, बॉलीवुड में भी है, हर जगह होना चाहिए, आपके आसपास भी होना चाहिए, जो आपको क्रिटिक्स मतलब थोड़ा सा आप गलत क्या कर रहे हो, कमियां क्या हैं वो भी बता सके। तो इसमें भी कुछ लोग हैं जो बताते हैं। तो 5 पॉइंट उन्होंने यहाँ पर बताए हैं कि इस लॉ में ये गड़बड़ है। देखो गड़बड़ होने वाली ही है हर जगह, हर चीज़ के एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज, पर जिसके कम से कम डिसएडवांटेज है, कम से कम डीमेरिट्स हैं, उस चीज़ को फॉलो करो। अब इसके देखो 5 बताए हैं यहाँ पर डिसएडवांटेज नहीं बोलेंगे, क्रिटिसिज्म क्या क्या निकाले उन्होंने। सबसे पहले तो बोला इसके जो एजम्पशन है वो अनरियलिस्टिक है, मतलब रियलिटी में वो पॉसिबल ही नहीं है एजम्पशन जो बात की गई। देखा जाए तो सही भी है कि सबसे पहला कंडीशन क्या बता रहे हैं, कार्डिनल मेजरमेंट, कि आप नंबर में कर सको मेजर। सेटिस्फेक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी, आपको किसी चीज़ से कितना सेटिस्फेक्शन नंबर में नहीं बता सकते आप। अच्छा बुरा थोड़ा कम ज़्यादा बता सकते हो, लेकिन नंबर में नहीं बता सकते आप। रियलिटी तो ये है, नंबर में नहीं बता सकते आप। ये काउंट करने वाली चीज़ें बोल सकते हैं, 1 थिंग्स 2 थिंग्स, सेटिस्फेक्शन कैसे बता सकते हो। इसमें मेंशन करो कि यस दे आर राइट, क्रिटिक्स सेज दैट its assumption are unrealistic, whatever the assumption are given, whatever the conditions are given, in reality that are not possible। कोई भी एक बता दो, फॉर एग्जांपल जो इसका कार्डिनल मेजरमेंट है, तो रियल में जो मार्जिनल यूटिलिटी है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर इन नंबर्स, लेकिन लिया है। लेकिन अगर हम इसका पॉजिटिव साइड देखें तो अरे हाँ लेना ही है, समझाना है हमको, ज़्यादा से कम हुआ है तो लेना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, कार्डिनल में वही कार्डिनल मेजरमेंट यहाँ दिए है ये। तो ये एजम्पशन मतलब और भी कोई एक दो एजम्पशन और बता सकते हो आप, कार्डिनल मेजरमेंट मत बताओ फर्स्ट में, सेकंड में बता देना वो नंबर्स जो मैंने बताया अभी। और इसमें कोई दूसरा एजम्पशन ले लो, जैसे कि रेशनैलिटी, कि एक पर्सन नॉर्मल है वो कैसे पता चले, ऐसी कोई मशीन है क्या जो बताएगी नॉर्मल है। मतलब इसके जो एजम्पशन है कि रेशनल पर्सन होना चाहिए, तो कौन डिसाइड करेगा कि पर्सन रेशनल, ऐसी कोई मशीन है क्या जो रेशनल बताएगा। कई लोग बोलते थे कि कोई इंसान साइको लग रहा है, पागल लग रहा है, लेकिन बाद में देखा तो उसने कुछ बड़ा काम कर दिया, कोई बड़ा साइंस का इन्वेंशन कर दिया। अब बताओगे कौन डिसाइड करेगा ये। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आप बस उसमें बता दो कि इसके एजम्पशन जो है वो टोटली अनरियलिस्टिक है, वो रियलिटी से कनेक्टेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रेशनैलिटी है तो हु विल कंसिडर दैट अ पर्टिकुलर पर्सन इज रैशनल, देयर इज नो सच मशीन दैट कंसिडर दिस पर्सन रियलिस्टिक। मोस्ट ऑफ द पीपल सेज दिस पर्टिकुलर पर्सन इज रैशनल, बट आफ्टर सम पीरियड डिफरेंट ही रिजल्ट आ जाता है। फिर कार्डिनल मेजरमेंट में जो फर्स्ट पॉइंट बताया था मैंने वो लिख सकते हो। फिर इंडिविजुअल गुड्स, यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट गुड्स लाइक रेफ्रिजरेटर। अब उसको स्मॉल पार्ट्स में तो डिवाइड नहीं कर, कंडीशन में तो यही दिया था स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें सिंगल डायरेक्ट यूज़ करना होता है, उसको हम छोटे छोटे पीसेस में काट नहीं सकते, वो खाने की चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर ये बता सकते हो कि क्रिटिक्स ऑल्सो सेज दैट देयर आर वेरियस इंडिविजुअल गुड्स विच यूज इंडिविजुअली, उनको वी कैनॉट डिवाइड इन स्मॉलर पार्ट, वन आफ्टर अनदर यूज नहीं होता है। 10 रेफ्रिजरेटर नहीं रखे, 5 रेफ्रिजरेटर नहीं रखे, तो सिंगल कमोडिटी पे ये एप्लीकेबल ही नहीं हो पा रहा है। तो वो बता दो इंडिविजुअल गुड्स पे, वो भी एक क्रिटिक्स बताते हैं कि इंडिविजुअल गुड्स है जो उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये लॉ मतलब यहाँ पर भी रॉन्ग ही, इनवैलिड है। फिर कांस्टेंट मार्जिनलिटी ऑफ मनी, इसमें बताया था कि कांस्टेंट होनी चाहिए चीज़ें, पर ऐसा कभी नहीं होता है। मनी की जो यूटिलिटी है उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है वो कभी भी कांस्टेंट होता ही नहीं। डिफरेंट पर्सन टू पर्सन, किसी के लिए 100 रुपये की अहमियत कुछ नहीं है और किसी के लिए 100 रुपये की बहुत ज़्यादा अहमियत है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, 10 रुपये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है किसी गरीब के लिए, लेकिन अमीर के लिए तो कुछ भी नहीं है वो, है ना। कौन सी तो मूवी देखी उसमें पता है कितने 2000 के नोट का वो सिगरेट बना के पी जाता है, कुछ उसमें डाल के मतलब कुछ नहीं, डॉलर का बताया था। तो यहाँ पर बता सकते हैं कि मार्जिनलिटी ऑफ मनी, मनी की जो मार्जिनलिटी है वो डिक्रीज, वो कांस्टेंट नहीं हो सकती है, इट्स नॉट पॉसिबल, लगभग पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन, सिंगल वांट, ये भी बोल रहे हैं कि जो भी हम कमोडिटी यूज़ कर रहे हो सिंगल वांट होना चाहिए। ऐसा होता ही नहीं है, जो भी चीज़ें होती हैं उनके बहुत सारे यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्टिक मारने के भी काम आता है, लेकिन ऐसे थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने के काम भी आता है। सो सिंगल यूज, यहाँ पे भी critics says that they have mentioned the assumption single bond, but it is not possible single bond. Whenever we use certain goods or commodity, it has we have a number of bonds we need to satisfy। और कुछ भी एग्जांपल दो
मोबाइल फ़ोन का दे सकते हो कि नंबर ऑफ़ यूजेस है उसके, एक ही यूज़ थोड़े है, फ़ोटो भी ले सकते हो, सब कुछ भी। सेल फोन का एग्जांपल दे सकते हो, सिंगल बॉन्ड के लिए थोड़े लिए कि बस कॉल करना है या स्टडी करनी, बहुत सारे नंबर ऑफ़ यूजेस है। और हम कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ़ यूजेस ऑफ पर्टिकुलर थिंग। हम एक ही चीज़ के बहुत सारे यूजेस निकालने की कोशिश करते हैं, और होते ही हैं, एक चीज़ के बहुत सारे यूजेस होते हैं, सिंगल यूज़ तो लगभग होते ही नहीं है। तो उसमें मेंशन करो यही कि सिंगल बॉन्ड जो है वो कंज्यूमर ऑलवेज ट्राई टू सेटिस्फाई मोर एंड मोर वांट्स विद अ पर्टिकुलर थिंग। इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हो, मिल्क ले सकते हो, वाटर ले सकते हो, नंबर ऑफ यूजेस, सेल फोन ले सकते हो। बस इतना ही है, और कुछ डाउट लगे तो पूछो। और संतवाणी में इसको इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसका नॉलेज अगर आपको रहेगा कि देखो चीज़ें जैसे जैसे आपके पास, जब तक चीज़ नहीं तब तक बहुत क्रेज होता है, जब हो गई सब खत्म, शांत। गंगा उपनिषद नेशनल चैनल पे ही आता है, रात को 10 बजे देखो, उसमें सब अच्छे से बताया जाता है। हमारा जो डीप नॉलेज है इंडिया का वो उपनिषदों में ही है, उपनिषदों में, वेदों में ही है। पढ़ नहीं सकते तो देख लो, उसमें बहुत अच्छे से बताते हैं। ओके, टिल देन बाय बाय, कुछ नई वीडियो के साथ वापस मिलेंगे, तब तक